Hello guys, today our topic like solid waste या आप कहें तो आज आपका टॉपिक है लैंड पॉल्यूशन। साउंड पॉल्यूशन के बाद आपने पढ़ा था वाटर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन के बाद अब आप आज पढ़ेंगे लैंड पॉल्यूशन। तो ये लैंड पॉल्यूशन क्या है ये बात जानेंगे। तो वास्तव में आप जानते ही होंगे या पहले भी मैंने कहा है कि एनी डिजायरेबल चेंज जो मैनमेड है वो कॉज होता है लैंड। आइदर वो वोलेटाइल होकर के एयर में जाता है या ड्रेन ऑफ होकर के वो जाता है वाटर बॉडी में। इस लैंड पॉल्यूशन में हम लोग तीन बातों को रखेंगे: सॉलिड वेस्ट, एग्रोकेमिकल वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और न्यूक्लियर वेस्ट। आइए विस्तार से इन बातों को आज हम लोगों का टॉपिक है एनवायरमेंटल इशू ही, लेकिन इसमें हम लोग बात करेंगे सॉलिड वेस्ट, एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट। क्योंकि पहले दिन हम लोगों ने पीछे में ये जाना है कि वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन क्या है। तो वास्तव में आज का जो टॉपिक है वो है लैंड पॉल्यूशन। तो आइए सबसे पहले रोज की भांति हम लोग एनसीईआरटी के टेक्स्ट को देखते हैं। एनसीईआरटी के टेक्स्ट में यह बात जो आप सामने देख रहे हैं सॉलिड वेस्ट क्या लिखता है कि सॉलिड वेस्ट रेफर टू एवरीथिंग दैट गोज आउट इन ट्रैश। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट आर वेस्ट फ्रॉम होम, ऑफिस, स्टोर, स्कूल, हॉस्पिटल एक्सेट्रा that are collected and disposed by the municipality. The municipal solid waste generally comprise paper, food wastage, plastics, glass, metal, rubber, leather, textile, etc. Burning reduce the volume of the waste. Although it is generally not burned to completion, and open dump often serve as the breeding ground for rat and flies. इसलिए लगातार पढ़ते जा रहा हूं कि इसमें कुछ समझाने की बात नहीं है। Sanitary landfill were adopted as a substitute for open burning dump. Sanitary landfill का मतलब कि कोई खाली जगह जहां ले जाके कूड़ा रखना। In a sanitary landfill, waste or dump is a depression or trench after compaction and covered with dirt every day. If you live in a town or city, do you know where the nearest landfill site is? तो आपके यहां संपत चक में डाला जा रहा है। Landfill are also not really much a solution, since the amount of garbage generation, especially in the metro cities, has increased so much that this site are getting filled too. Also, there is danger of seepage of chemicals. It is. लैंडफिल जहां हो रहा है वहां जो भी गार्बेज से केमिकल है वो धीरे धीरे क्या करेंगे, सीपेज करेंगे और ग्राउंड वाटर से जाकर के वो मिल जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, ड्रिंकिंग वाटर का प्रदूषित होना। आज आप कहीं से भी पानी सीधे टैप से नहीं पी सकते हैं, आप हमेशा फिल्टर का यूज कर रहे हैं। यह सीरियस प्रॉब्लम है ड्यू टू पॉल्यूशन।
from this landfill polluting the underground water resources. आइए आज हम लोग पहली बार ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पॉल्यूटेंट्स जो हैं आखिर इनके टाइप कितने हैं। तो तीन तरह से बांटा, एग्जिस्टेंस, नेचुरल डिस्पोजल एंड परसिस्टेंस। एग्जिस्टेंस वे हैं जो एग्जिस्ट हो रहे, और नेचुरल डिस्पोजल जिसे प्राकृतिक रूप से हम डिस्पोज कर सकते हैं, और परसिस्टेंट जो हमेशा वर्तमान है। तो एग्जिस्टेंस जो उपस्थित है वो दो तरह के हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। Those component which become pollutant when it is concentration reach beyond the threshold value। मतलब कि वो पॉल्यूटेंट नहीं है, लेकिन एनी डिजायरेबल चेंज अगर उनमें उनकी थ्रेशोल्ड वैल्यू में चेंज ला दी जाए तो वो आपके लिए पॉल्यूटेंट हो जाएंगे। एज फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कंसंट्रेशन इन द एयर। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड का कंसंट्रेशन और सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन आपके एयर में बढ़ता है तो प्रिसिपिटेट करता है, डिपोजिशन। तो अब प्रिसिपिटेट करेगा तो जिस समय बारिश होगी, पहली मानसून की पहली बारिश होगी या वर्षा के अलावा जाड़े के दिनों में कभी भी बारिश होगी, तो ये जितने भी ऊपर में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ मिलकर रिस्पेक्टिवली सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का निर्माण करेगा, और इस प्रकार वो जो वर्षा होगी उसका नाम होगा अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। दैट इज द कंसिक्वेंस। आपको एसिड रेन हमारे यहां बायोलॉजी के पॉल्यूशन में नहीं पढ़ना है, लेकिन केमिस्ट्री में एसिड रेन हमें जाननी है आपको, और आप जानते भी होंगे। अगर ये इनकी एक्सेस अमाउंट में रहेगा अगर एयर में, तो ठंड के मौसम में ये क्या होगा, फॉग जिस समय बनता है उस समय ये स्मॉग, ये धुआं उसमें फॉग में मिलकर स्मॉग बनाएगा, कोहरा। दिल्ली में हर साल देख रहे हैं स्मॉग का बनना। वर्ल्ड में कई जगह बहुत इंपॉर्टेंट स्मॉग बने, लाखों लोगों की जान गई, बहुत सारे पशु पक्षियों की जान गई। लॉस एंजिल्स स्मॉग, लंदन स्मॉग, ये सारे चर्चित इवेंट है आपके पॉल्यूशन का। तो क्वांटिटेटिव आपने समझा। क्वालिटेटिव डू नॉट ऑकर नेचुरली इन नेचर बट पास थ्रू ह्यूमन एक्टिविटी, एज फॉर एग्जाम्पल डीडीटी एंड अदर पेस्टिसाइड, एग्रोकेमिकल्स, कि ये आप यूज करते हैं पेस्ट को रिपेल करने के लिए, पेस्ट से अपने फसल को बचाने के लिए, लेकिन इसका एक्सेसिव यूज, डीडीटी का एक्सेसिव यूज का आपने पढ़ के आया वाटर पॉल्यूशन में बायोमैग्निफिकेशन। वास्तव में डीडीटी का यूज हम लैंड पर ही करते हैं, यह लैंड से ड्रेन ऑफ होकर के वाटर में जाता है। तो आपने यह समझा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, कि इनकी मात्रा, इनकी क्वालिटी आपके लिए परेशान करती है। नेचुरल डिस्पोजल, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, इस आधार पर दो तरह के हुए। बायोडिग्रेडेबल जिसका डिकम्पोजिशन हो सके, सीवेज, और नॉन बायोडिग्रेडेबल डीडीटी, फिनोलिक केमिकल्स, मरकरी, रेडियो एक्टिव मेटल, हैवी मेटल, लाइक दैट। persistence, primary pollutant persist in the form of which they are added to the environment, plastic wire, plastic bag, DDT. Secondary pollutant formed by interaction among the primary pollutant more toxic than primary pollutant। अब आप जानते हैं कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड हवा में उड़ेंगे, वे हाइड्रोकार्बन के साथ मिलकर के बनाते हैं पान, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। वे क्लोरीन के साथ संपर्क करके बनाते हैं ओजोन। ये सारी बातें हम लोग ओजोन डिप्लीशन में जानेंगे। इसी तरह है पाह, पेरोक्सी एसिटाइल हाइड्रोकार्बन्स। तो दीज आर द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। बट द कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, excessive in
amount primary pollutants. तो मैंने ये सोचा कि आपको पहले एक बार पॉल्यूटेंट्स बता दिया जाए ताकि आप एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन पढ़ के लैंड पॉल्यूशन पर आए हैं, आगे की ओर बढ़ेंगे तो इन सारी बातों से आप सामंजस्य रखेंगे. A solution to all this can only be in human being becoming more sensitive to these environments. All waste that we generate can be categorized in 3 types. इसी बात के लिए मैंने वो चार्ट दिया था. बायोडिग्रेडेबल, रिसाइक्लेबल माने डिकम्पोजेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. It is important that all garbage generated is generated in sorted. What can be reused or recycled separated out. और कबाड़ी वाला and rag pickers do a great job of separation of materials for recycling. आप देखते भी रहते हैं गली में छोटे छोटे बच्चे घूमते रहते हैं, प्लास्टिक का बैग उठाते रहते हैं, प्लास्टिक की बोतल उठाते रहते हैं. रोज कबाड़ी वाला आपके घर के आगे सामने पीछे चिल्लाते रहता है कि रद्दी कागज लाओ, रद्दी लोहा लाओ, शीशा लाओ, टूटा हुआ प्लास्टिक का कुर्सी लाओ इत्यादि. The biodegradable material can be put into deep pit and the ground and be left for natural background. The leaves only the non-biodegradable to be disposed of. The need to reduce our garbage generation should be a prime goal. बार बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिकेट कर रही है प्लास्टिक की थैलियों में बाजार से सामान न लें, लेकिन कहां कोई मान रहा है. प्लास्टिक हमारे लिए प्लास्टिक की थैलियां. अब प्लास्टिक की थैली में आप चावल रख के फेंक देते हैं, गाय आती है उसको प्लास्टिक की थैली के समेत खा जाती है. चावल तो उससे डिकम्पोज हो जाएगा, चावल को तो वो डाइजेस्ट कर जाएगी, लेकिन प्लास्टिक की थैली ये सीरियस प्रॉब्लम है वर्ल्ड के लिए. इससे सैकड़ों पशु और सगे गायों की मौत होती है क्योंकि उनकी इंटेस्टाइन चौक कर जाएगा. Instead, we can increasing the use of non-biodegradable products. Just pick any ready-made packet of any good quality, edible, say a biscuit packet, and study the packaging. Do you see the number of protective layer used? Note the at least one layer is plastic. We have started packaging even our daily use product like milk and water in poly bag. In cities, fruit and vegetable can be brought packed in a beautiful polystyrene and plastic packaging. We pay so much and what do we do? Contribute heavily to the environmental pollution. आते समझ गए होंगे आप जो बात कह रहा है. मैंने अभी बोला state government across the country are trying to push for a reduction in use of plastic and use of eco-friendly packaging. अभी कुछ जगहों पर पेपर के बैग, शॉपिंग मॉल वगैरह में पेपर के बैग मिल रहे हैं, जूट के बैग मिल रहे हैं, because these are eco-friendly. We can do our bit by the carrying cloth or other natural fiber carrying bag when we go shopping and buy refuse polythene bag. ये सारी सब बातें सिंपल सी बातें हैं. अब ये प्लास्टिक को कैसे रिसाइकिल किया जाए, कैसे इस प्लास्टिक से छुटकारा पाया जाए, इसके लिए केस स्टडी. द केस स्टडी ऑफ रेमेडी फॉर द प्लास्टिक वेस्ट. A plastic sack manufacturer in Bangalore has managed to find the ideal solution to the ever-increasing problem of the accumulating plastic waste. Ahmad Khan, age 57-year-old, has been producing a plastic sack for 20 years. About 8 years ago, he realized that plastic waste was a real problem. Polyblend
a kind of plastic, a fine powder of recycled modified plastic was developed then by his company, and this mixture is mixed with the bitumen. वह कोयला, बिटुमेन कोयला की प्रजाति, कोलतार, जिससे रोड पीच जिसको कहते हैं आप लोग, पीच के साथ मिलाया. That they used to lay road in collaboration with RV College of Engineering and the Bangalore City Corporation. Ahmad Khan proved that blend of polyblend and bitumen when used to lay road enhance the bitumen's water repellent properties. क्योंकि जो पीच बनते हैं हमारे यहाँ उसको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है पानी से, पानी की वजह से पीच रोड खराब हो जाते हैं. लेकिन अगर उसमें पॉलीब्लेंड, अगर प्लास्टिक मिक्स किया जा रहा है तो वो वाटर को बर्दाश्त करता है, वाटर से उसको घाटा नहीं होता. Repellent water repellent properties and help to increase road life by factor of 3. The raw material for the creating polyblend is any plastic film waste. Show again the price of Rs 0.40 per kg that rag packer had been getting for plastic weights. Khan now offer Rs6 using Khan technique. 40 पैसे केजी बिकता था वो, उसको इन्होंने 6 रुपया खरीदना शुरू किया. By this year 2002, more than 40 kilometers of road in Bangalore has already been laid. At this rate, Khan will soon be running short of plastic waste in Bangalore to produce polyblend. Thanks to innovation like the polyblend, we might still avoid being smoothed by plastic waste. तो आपने इस स्टडी को सुन लिया होगा कि कैसे प्लास्टिक को रिसाइकिल करके रोड बनाया जा रहा है, और मिस्टर अहमद खान के द्वारा ये इनोवेशन वर्क किया गया बैंगलोर में. Hospital generated hazard waste that contain disinfectants such as other harmful chemicals and also pathogenic microorganisms. Such waste also require careful treatment and disposal. प्लास्टिक के बाद दूसरी बात है कि हॉस्पिटल से जो गार्बेज निकलते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स निकलते हैं, हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स निकलते हैं, इनका भी केयरफुल मैनेजमेंट होना चाहिए, डिस्पोजल होना चाहिए, नहीं तो ये भी हमारे लिए खतरनाक है. Irreparable computer and other electronic goods are known as electronic waste, e-waste. E-waste are brilliant in landfill or increated. Over half the e-waste generated in the developed world are exported to developing countries, mainly China, India and Pakistan, where the metal like copper, iron, silicon, nickel and gold are recovered during the recycling process. ये आपके यहाँ जितनी आप सोचिए जरा, जितनी भी चाइनीज टॉय, जितनी भी मोबाइल, एक आदमी एक साल में 3 मोबाइल तोड़ता है, ये सारे मोबाइल कहाँ जाते हैं? ये सारे गार्बेज में जाते हैं. इस सब मोबाइल में क्या है? मेटल्स हैं, और इस मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इंडियन लोग, चाइनीज लोग, पाकिस्तान के लोग पूरे वर्ल्ड का कबाड़ी अपने देश में जमा कर रहे हैं. Unlike developed country which have especially built facilities for recycling of e-waste, recycling and developing country often involve manual precipitation, thus exposing worker to toxic substance present in e-waste. Eventually, recycling is the only solution for the treatment of e-waste, provided it carried out in an environment-friendly manner. कहता है कि जो डेवलप कंट्री है उनके यहाँ इसके लिए बड़े बड़े फैक्ट्रियां बनी है रिसाइकिल करने के लिए, कंप्यूटराइज. लेकिन खास करके इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, पाकिस्तान और चाइना में ये मैनुअल प्रोसेस है, इंसानों के द्वारा ये काम किया जा सकता है. तो इंसान जब इस काम को करेंगे तो क्या उससे वो अफेक्टेड होंगे या नहीं होंगे? उनका हेल्थ अफेक्टेड होगा कि नहीं होगा? ऐसा भी नहीं होना चाहिए. अहमद खान, आप देखेंगे यही मिस्टर है अहमद खान,
और आप ये एक झलक देखिए कि किस प्रकार ये गायें इस प्लास्टिक को खा रही हैं या प्लास्टिक कचरा किस तरह से फैला हुआ है। और अहमद खान ने किस प्रकार रोड बनाया है, इस रोड को भी देखिए। दिस रोड इज मेड फ्रॉम द वेस्ट ऑफ प्लास्टिक। A plastic stick manufacturer Ahmad Khan realized that plastic waste was a great problem. Their company manufactured the polyblend which when used to the bitumen enhanced its property. He along with the RV College of Engineering Bangalore laid 40 km of the water repelling road in Bangalore. Thus all the plastic waste generated from the municipal hospital has been completely wiped off. खत्म करना चाहिए, ये सॉल्यूशन है सॉलिड वेस्ट का। अब इसके बाद दूसरी बात आती है एग्रो केमिकल्स। इन द अवेक ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन यूज ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड हैज इंक्रीज मेनी फोल्ड फॉर इनहांसिंग क्रॉप प्रोडक्शन। कि क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए जरूरी है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज करना। बट इसका इफेक्ट क्या है ये देखिए। pesticide, herbicide, fungicide, etc. are being increasingly used. This incidentally are also toxic to non-targeted organism. आप जानते हैं कि अगर आप चूहा मारने वाली दवा अपने खेतों में चूहा मारने के लिए यूज करते हैं, तो अगर उस खेत में चूहा को खाने वाले जो सांप है वो भी मारे जाएंगे। जो पक्षी आते हैं हाई ट्रॉपिक लेवल के जो कंज्यूमर हैं वो भी मारे जाएंगे। तो ये टॉक्सिकेशन जो चेन में बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, बायोमैग्निफिकेशन होगा और नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म भी टॉक्सिफाई होंगे। यह बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है वर्ल्ड के लिए। इसके लिए एक अलग से सब्जेक्ट है टॉक्सिकोलॉजी या टॉक्सिकोलॉजिकल इकोलॉजी, उस पर भी आज थोड़ी चर्चा करेंगे। दैट आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सॉइल इकोसिस्टम। डू यू थिंक दिस कैन बी बायोमैग्निफाइड इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ऑल्सो? वी नो दैट द एडिशन ऑफ इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर कैन डू टू एक्वेटिक इकोसिस्टम वाया यूट्रिफिकेशन। और ये आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर का जो यूज आप कर रहे हैं तो लैंड पर यूज कर रहे हैं, लेकिन ड्रेन ऑफ होगा तो कहां जाएगा, वाटर में जाएगा। वाटर में जाएगा तो नाइट्रोजन और फॉस्फेट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और आप पिछले क्लास में जान चुके हैं कि नाइट्रोजन और फॉस्फेट का अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, यूट्रिफिकेशन। दिस करंट प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर आर देयरफॉर एक्सट्रीमली ग्रेव। बहुत ही घातक है, बहुत ही सीरियस है आज के डेट में। आइए इस डायग्राम के द्वारा आप समझे। आप देखिए पेस्टिसाइड एप्लीकेशन किसान कर रहा है खेतों में। अब ये जरूरत से ज्यादा है तो कहां जा रहा है, सॉइल में एब्जॉर्ब हो रहा है। तो सॉइल में जो भी माइक्रोबियल बायोटा है उनको ये खत्म कर देगा। बाकी कहां, बायो अवेलेबल, एक शब्द यहां है बायो अवेलेबल। ये बायो अवेलेबल से क्या है, जो प्लांट एब्जॉर्ब कर लिया सॉइल में, सॉइल से ये बायो अवेलेबल का माने क्या होता है, कुछ तो प्लांट्स ले लेंगे, कुछ बायोडिग्रेडेशन होगा, कुछ लीचिंग के द्वारा ग्राउंड वाटर में चले जाएंगे, लीचिंग भी आप जानते हैं, और कुछ वोलाटाइल होकर के फिर हवा में उड़ जाएंगे, बादल के साथ मिलकर रेन के रूप में पृथ्वी पर आएंगे। तो बार बार इफेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, तो बायो अवेलेबल। तो पेस्टिसाइड एप्लीकेशन कि ये बायो अवेलेबल, इसकी जो ये कंडीशन है यह आपके लिए सीरियस है। देखिए टॉक्सिकोलॉजी, यहां आप देख रही है कंटामिनेंट, यानी ये फर्टिलाइजर हो सकते हैं, पेस्टिसाइड हो सकते हैं। ये आप इसका इन्वायरमेंटल फेट क्या है जो पीछे देख के आ रहे हैं। अब ये यहां से कहां, बायो अवेलेबिलिटी की ओर बढ़ रहा है, तो इसका एक्सपोजर हो रहा है। अब ये मनुष्य इसकी स्टडी कर रहे हैं, मनुष्य पर प्रभाव पड़ रहा है, तो इस स्टडी का नाम हो गया टॉक्सिकोलॉजी। लेकिन ये एक्सपोजर अब लिविंग सिस्टम पर किस प्रकार ये प्रभाव डाल रहा है। लिविंग सिस्टम सबसे पहले ये माइक्रोमॉलिक्यूल्स में मिक्स होगा, और माइक्रोमॉलिक्यूल्स में मिक्स होगा तो ऑर्गेनेल्स में जाएगा, ऑर्गेनेल्स में जाएगा तो सेल में जाएगा,
सेल में जाएगा तो ऑर्गेन में, ऑर्गेन में से ऑर्गेनिज्म में, पॉपुलेशन में, कम्युनिटी में, फाइनली इकोसिस्टम में। तो पूरे इकोलॉजी को ये अफेक्ट किया कि नहीं? कंटामिनेशन यहां की है। तो ये कंटामिनेशन क्या, इसकी स्टडी को इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इसीलिए केमिस्ट्री में आपको ग्रीन केमिस्ट्री पढ़ाया गया है। अब इसकी असेसमेंट, कि बायो अवेबिलिटी की असेसमेंट को क्या कहते हैं? टॉक्सिकोलॉजी। लिविंग सिस्टम पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसको कहते हैं इको टॉक्सिकोलॉजी। तो आप देखिए ये पूरी चेन है, और इससे यही कारण है कि आज हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग और बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आदि टेक्निक लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दीज आर द इको फ्रेंडली। बट जो आप लोग, हम लोग पहले से ट्रेडिशनल वे में आर्टिफिशियल केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं, वो हमको और बर्बाद कर रहा है, हमारे पूरे इकोसिस्टम को बर्बाद कर रहा है। तभी हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की थी। तो आइए केस स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द साइक्लिक जीरो वेस्ट प्रोसीड्योर। कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी साइकिल है जिसमें वेस्ट जीरो होता है, वेयर द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्रोसेस आर साइकिल्ड इन द न्यूट्रिएंट फॉर द अदर प्रोसेस। दिस अलाउ टू मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। अब जिस तरह अहमद खान ने प्लास्टिक के केस में काम किया था, ये रमेश चंडागर, and a farmer of Sonipat, Haryana, is doing just this. He include beekeeping, dairy management, water harvesting, composting, agriculture in a chain of process. आपके यहां भी हो सकता है ना, सिंपल सी बात। मुर्गी फार्मिंग कर रहे हैं आप, मुर्गी फार्म है, उसके बगल में तालाब रहेगा, मुर्गी से जो बीट निकलती है वो मछलियों का भोजन होगा, और बगल में डेयरी होगा, डेयरी से जो गोबर निकल रहा है उसके लिए बगल में सब्जियों का उत्पादन होगा, वाटर हार्वेस्टिंग होगा। ये एक ही कैंपस में बना दिया जाए तो एक कंपनी भी, एक का वेस्ट दूसरे के लिए, दूसरे का वेस्ट तीसरे के लिए, इस तरह वेस्ट भी नहीं निकला और एडिशनल इसमें न्यूट्रिएंट्स को ऐड करने की भी जरूरत नहीं पड़ी और पेस्टिसाइड्स को भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। Which support each other and allow to extremely economical and sustainable venture. There is no need to use chemical fertilizer for crop as a cattle excreta, dung, cow dung, or use and manure. Crop waste is used to create compost, which can be used as a natural fertilizer or can be used generate natural gas for satisfying the energy need for the farm. Enthusiastic माने खुशी about spreading information and help on the practice of integrated organic farming. Dangar has created the Haryana Kisan Welfare Club, which is current membership is the 5,000 farmer. तो ये सब हाउ पॉल्यूशन को कंट्रोल, सेफ्टी मेजर कि किस प्रकार आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को देखा, सॉलिड वेस्ट को देखा, एग्रो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स को देखा। अब इसके बाद एक आता है क्या, रेडियो एक्टिव वेस्ट या न्यूक्लियर वेस्ट। आइए थोड़ी बात करते हैं उसमें। Radioactive waste. Initially, nuclear energy was held as a non-polluting way to generating electrically. Later on, it was realized that use of nuclear energy has two very serious inherent problems. कि हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिक जनरेट करने के लिए यूज करते हैं, इंडिया में भी है राजीव गांधी पावर पॉइंट और ट्रॉम्बे पावर पॉइंट जो एटॉमिक एनर्जी से चलता है। लेकिन इसके क्या सीक्वेंस हो सकते हैं, इसकी क्या गड़बड़ी हो सकती है।
तो विश्व में अभी तक दो तरह की घटनाएं हुई, उस पर चर्चा कर रहा हूं मैं। द फर्स्ट इज एक्सीडेंट लीकेज एज ऑकर इन द 3 माइल आइसलैंड। अमेरिका में नाम है 3 माइल आइसलैंड। वहां ये लगा हुआ था एटॉमिक पावर रिएक्टर बिजली बनाने के लिए, वो ब्लास्ट किया तो क्या प्रॉब्लम हुआ ये देखें। एंड चेर्नोबिल इंसिडेंट एंड द सेकेंड इज सेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। और चेर्नोबिल डिजास्टर हुआ, ये यूक्रेन में हुआ, रशिया में। तो इससे हमको बचना है कि एक बार जब ये डिजास्टर होते हैं तो बहुत ही ज्यादा घटनाएं होती है, कंसिक्वेंस होती हैं। और वैसे भी जो निकलता है वेस्ट, उसका सेफ डिस्पोजल। अब एटम बम आपको इरेक्ट करना है तो कहीं मत कर दीजिए, उसका डिस्पोजल भी होना चाहिए सही। देश के लोग खुश होते हैं, आप खुश होते हैं कि आपने एटम बम बना लिया, परमाणु बम बना लिया, उसको आपने परीक्षण भी कर लिया। क्या कारण है कि पोखरण में ही परीक्षण होता है, विदेश में परीक्षण समुद्रों में होता है। यही कारण है कि सेफ डिस्पोजल, लेकिन वह भी सेफ नहीं है। रेडिएशन दैट गिव ऑफ ए न्यूक्लियर वेस्ट इज एक्सट्रीमली डैमेजिंग टू द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट कॉज म्यूटेशन टू ऑकर एट हाई, वेरी हाई रेट। एट हाई डोज न्यूक्लियर रेडिएशन इज लीथल। म्यूटेशन कर सकता है और घातक हो सकता है। अगर हाई डोज में रहेगा तो मार देगा जान से। बट एट लोअर डोज इट क्रिएट वेरियस डिजॉर्डर लाइक मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑल बीइंग कैंसर। और लो डोज में रहेगा तो कैंसर कॉज करेगा, म्यूटेशन कॉज करेगा, कैंसर कॉज करेगा, मृत्यु करा देगा। Therefore, nuclear waste is extremely potent pollutant and has to be dealt with the utmost caution. It has been recommended that the storage of nuclear waste after sufficient pre-treatment should be done in suitability sealed container buried within the rock. About 50 meter deep below the earth surface. However, this method of disposal is meeting a stiff opposition from the public. क्योंकि रेडियो एक्टिव वेस्ट उससे निकलते रहेंगे, निकलते रहेंगे। तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, किसी न किसी दिन वहां से गुजरने वाले लोगों को, वहां पर पाए जाने वाले जमीन के अंदर माइक्रोब्स को अफेक्ट कर सकता है। स्लो अफेक्ट करेगा, म्यूटेट कर जाएंगे, और वो म्यूटेट कर जाएंगे तो उसके बहुत सारे कंसिक्वेंस होंगे। तो ये दो डिजास्टर वर्ल्ड के लिए बहुत ही घातक था, 3 माइल आइसलैंड और चेर्नोबिल एक्सीडेंट। देखिए यही 3 माइल आइसलैंड का एक्सीडेंट है, कैसे ब्लास्ट किया है फर्नेस। अब ये रेडिएट कर रहा है, न्यूक्लियर फॉल आउट कहते हैं इसको, यहां से न्यूक्लियर फॉल आउट हो रहे हैं। अब ये बादल बनेंगे, वर्षा होगी और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड पौधों पर पड़ेगा, उस पौधों में डिपोजिट होगा, उसको जो जानवर खाएंगे उनके अंदर वो जाएगा, उनके डीएनए को म्यूटेट करेगा और उनको अपंग कर सकता है, विकृत रूप के जानवर पैदा कर सकता है। यहां तक कि आज चेर्नोबिल, जहां आज से 30 साल 40 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, आज भी वहां के बारे में कई तरह की कहानियां होती हैं। कहा जाता है यहां पर शैतान पैदा हो गए, आदमी म्यूटेट करके राक्षस बन गए, जानवर म्यूटेट करके राक्षस बन गए। बार बार पेपर में कई तरह की बातें निकलती हैं, कितनी सिनेमाएं बनी हैं। कुछ जानवर तो रिकॉर्ड किए गए जो विचित्र जानवर होंगे, आप अगर देखेंगे। रिस्क ऑफ रेडिएशन, शॉर्ट कर दिए उन बातों को कि एक्सपोजर टू द हाई डोज ऑफ द रेडिएशन कैन कॉज रेडिएशन सिकनेस, कैंसर एंड म्यूटेशन इन सेल। The byproduct of the nuclear power plants, spent fuel rods and equipments are highly radioactive with a long half-life and must be stored for many years. ये भी आपके लिए घातक है।
Safety issue associated with the nuclear power plants Chernobyl in Ukraine, 3 Mile Island in US. ये चेरनोबिल देखिए ब्लास्ट किया हुआ है, और ये 3 Mile Island nuclear accident had effect on the cancer rate in the surrounding area. 3 Mile Island तो टापू था, इसलिए कुछ कम उससे घाटा हुआ, ह्यूमन सेटलमेंट वहां कम था, लेकिन चेरनोबिल रिएक्टर तो बहुत ही ज्यादा घाटा पहुंचाया, एक दूसरा मोड़ ही ला दिया। आज चेरनोबिल एक सेंचुरी, एक जंगल के रूप में पड़ा हुआ है, वीरान, और उसमें तरह तरह के म्यूटेटेड जानवर मिलते हैं। आइए कुछ जानवरों को दिखाता हूं मैं। देखिए, देख रहे हैं इसके 5 पैर। ये चेरनोबिल डिजास्टर का मेमना में ये देखा गया। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पैर। ये फूल देखिए, देख रहे हैं स्पष्ट। आप लोग जेनेटिक्स के विद्यार्थी हैं, देख रहे हैं कि इसके जीन डिस्टर्ब हो गए हैं। ये ह्यूमन है, आप देख लें इसे, मोर और लेस फ्रॉग के जैसा बना हुआ है। और तो और इसको देखिए, ये भालू है, देखिए इस पर म्यूटेशन का प्रभाव क्या पड़ा है। ये लाल लाल ये सब आंखें हैं, कितनी आंखें हो गई हैं इसको देखिए। ये लामा है, 2 मुंह वाला लामा। ये हिरन है, 6 पैर का हिरन। आप देख रहे हैं कंसिक्वेंस। ये न्यूक्लियर वेस्ट। तो इस तरह से हमने एक छोटा सा परिचर्चा आपसे किया कि लैंड वेस्ट क्या है, प्लास्टिक का प्रॉब्लम्स क्या है, पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल्स का प्रॉब्लम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का प्रॉब्लम क्या है, और रेडियो एक्टिव वेस्ट या न्यूक्लियर वेस्ट का प्रॉब्लम। अब ये पॉल्यूशन की ये बातें, ये सारे पॉल्यूशन में जो पॉल्यूटेंट्स यूज हुए, ये पॉल्यूटेंट्स के अब सेकेंडरी इफेक्ट की ओर चलेंगे। सेकेंडरी इफेक्ट होगा ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिफ्लेशन, और तब उसके बाद हम लोग आएंगे कि ओवरऑल इन सारी चीजों पर लगाम लगाने के लिए, इकोलॉजिकल क्राइसिस से बचने के लिए, 6th एक्सटिंक्शन की ओर जाने से डिले होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? सिंपल है, एफॉरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा वेजिटेशन पृथ्वी पर लगाना, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन बहुत हो गया। हम लोगों ने जंगल को काट करके घर बनाया, अब समय आ गया घर को अंदर जंगल लगाने की, कि घर के अंदर जंगल लगाएं, क्योंकि हम जंगल में रहेंगे तभी जाकर के हम बच पाएंगे। क्योंकि हमारी उत्पत्ति मैंने रेट्रो लुक में पीछे की ओर बढ़ना। ओके, आज का वीडियो बहुत छोटा था, आज यहीं पर मैं अपना वीडियो समाप्त करूंगा। धन्यवाद। और एक लेक्चर में मैं आपकी इकोलॉजी पूरा कर रहा हूं, उसके बाद मैं इसका क्वेश्चन तुरंत दे रहा हूं।